ठीक है, हम लोग जो है कल हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? रिसोर्सेज तो यार चैप्टर का नाम ही है, तो कब से हमने रिसोर्सेज पढ़ा। रिसोर्सेज क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। फिर उसके बाद में हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? रियो दी जेनेरियो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एजेंडा 21। फिर उसके बाद में हमने कल वहां उस चीज को वहां पे, फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया जो रिसोर्स प्लानिंग थी उसको। ठीक है, समझा देंगे। और वो जो चीजें समझाने की है वो हम बाद में एंड में ले लेंगे, पहले हम हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं। रिसोर्स प्लानिंग वाला टॉपिक सबको समझ में आया? अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, तो आप उसको प्रॉपर आंसर कर पाएंगे? प्रॉपर पॉइंट्स लिखेंगे, प्रॉपर उसको हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? दर्श, आप इस क्लास में कितनी बार आए हो रिसोर्स वाली में? इतने ब्रेक ले लेके आओगे तो भैया कैसे चलेगा? हैं? ठीक है, अब आ जाओ फटाफट। जैसे हम वो शुरू करते हैं ना, जब हम लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं तो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, वैसे ही तुम लोग रिसोर्स की डेफिनेशन बोला करो। रिसोर्स की डेफिनेशन बोलो। सोचो, इस तरीके से तुम लोग असेंबली में बोलोगे तो क्या कैसी असेंबली लगी? अच्छे से बोलो। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट that satisfies our need provided technological access। सबको बोलना है, समझ में आ गई बात? इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दो। Development should take place without damaging the। देखो, याद होता है ना तो सब एक साथ एक आवाज में गाना गाते हैं, बट याद था ही नहीं हमें। और जबकि मैं इसको कहती हूँ, मैंने कहा इसको डेफिनेशन को जितना रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा है यार। एक सच्ची ईमानदारी से बोलो, कौन लोग हैं जो घर जाके नोट्स को इवन खोलते तो हैं? खोलते हो बस। सुबह शाम पूजा करनी होती होगी, आरती अगरबत्ती लगानी होती है। रिसोर्स प्लानिंग के 3 वो बता दीजिए मुझे फटाफट, बोलो। सीधा है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए? मैच करना है हमें रिसोर्स प्लानिंग के साथ में, बस। फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है हमें। मैनेजमेंट नहीं होता, हमें अदर स्टेट्स के साथ में मैच करना पड़ता है ना, कि अदर जो स्टेट्स हैं वहां पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और वहां पे कितने की शॉर्टेज है, वो हमें मैच करना पड़ेगा। भाई, जिस स्टेट से हम दूसरों को देने वाले हैं ना रिसोर्सेज, अगर उसके पास ही बेचारे के पास इतना ही है कि वो खुद की नीड्स को फुलफिल कर सके, उस केस में क्या होगा? हमें देखना पड़ेगा पहले इसकी नीड कितनी है, फिर उसके बाद में जितने रिसोर्सेज बच रहे हैं वो हम दूसरों में बांटेंगे। क्लियर है? चलो, घर जाके इनको अच्छे से देखा ही नहीं है तुम लोगों ने ना। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी। गांधी जी ने क्या कहा है? There is enough for everybody's need and not for anybody's greed। समझ में आ गई बात? ये कहीं पे भी रिसोर्स प्लानिंग में आ रहा है, कहीं पे भी कंजर्वेशन में आ रहा है, ये गांधी जी जरूर आने चाहिए वहां पे। समझ में आ गया? स्टेटमेंट वहां पे लिखना है हमें ये।
हमने कल जो है बात करी ये सारी चीजों के बाद में, फिर हमने कहा अब हम रिसोर्सेज को यहाँ पे देखेंगे। एक से ज्यादा रिसोर्सेज, हमें लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि वो रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे कितने हैं, किस तरीके से वो डिप्लीट हो रहे हैं और उनके कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमने उठाया था लैंड जो रिसोर्सेज है हमारे पास में। लैंड रिसोर्सेज के बारे में कुछ एक बात बताइए। पहली चीज तो ये है कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है। कल बताया मैंने पूरा एक मेन uneven and unequal distribution of resources। क्यों जरूरी है हमें रिसोर्स प्लानिंग की। शरीर शरीर यहाँ है, दिमाग कौन सी दुनिया में घूम रहा है। ट्रिप पे गया हुआ है क्या, किसी ट्रिप पे है क्या दिमाग। तो फिर सारे सेंसेस के साथ यहाँ प्रेजेंट रहो तभी याद होगा, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट। हमने कहा लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने बात करी कि जब हम रैली फीचर के रूप में देखते हैं तो हमारी लैंड जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने कहा हमारे कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे हमारे प्लेट्यूज है। क्या स्पेलिंग है इसकी, AAU। प्लेट्यूज है कहीं पे और कहीं पे और माउंटेन्स कितने हैं, प्लेट्यूज कितने हैं, कितने। हाँ मुझे उल्टा सुनाई दिया। और प्लेन्स कितने हैं और बाकी बचे हुए आइलैंड्स वगैरह हमारे रिलीफ फीचर्स है। माउंटेन्स हमने कहा जहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर इंडिया में हम देखते हैं तो वहां पे 30% माउंटेन्स है। हमने कहा प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज क्या होते हैं, कल डिस्कशन हुआ था हमारा, जो टेबल लैंड होता है, जो उठा हुआ एरिया होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें, इस तरह का, ये पूरा का पूरा जो पथरीला एरिया होता है, मतलब ये जमीन से उठा हुआ एरिया। माउंटेन कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। प्लेट्यूज जो है टेबल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा प्लेन्स आप लोग सब समझते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हमने पढ़ा हुआ है हमारी क्लास 9 की बुक में अच्छी तरीके से। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट जो है हमने वही है हमारे यहाँ पे। अब हमने कहा आइलैंड्स जो है एरिया, हम उसके बारे में पढ़ा, ये हमारा कल डिस्कशन हो चुका था। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोगों ने वहां पे जो है चीजें देखी थी। तो आगे हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो लैंड है किस तरीके से यूटिलाइज्ड है, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस किस रूप में हम लोग उसको यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन में मैंने आपको एक वर्ड पे एक पहली चीज बताई थी, एक है फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज है हमारे पास में नॉट फॉर कल्टीवेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, इसमें एक्सक्लूडिंग फोर्थ पॉइंट इज और लास्ट इज नेट्स ऑन एरिया। देखो क्या है, हमने कहा हमारे जब हम हमारे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री जब देखते हैं तो उसके अंदर जो है बहुत सारा जो है फॉरेस्ट एरिया है जहां पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वहां पे बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। हाँ ऐसा कर सकते हो आप कि भाई जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता था, कुछ एरिया आपने साफ कर लिया, फिर वहां पे आपने प्रोडक्शन किया और उस तरीके से फॉरेस्ट का यूज हो सकता है। बट हमने कहा बहुत सारे एरिया जो है घिरा हुआ है किससे, फॉरेस्ट से, तो उसको हम कल्टीवेशन में यूज नहीं कर सकते। फिर हमारे नॉट फॉर कल्टीवेशन, ऐसे कौन कौन सी लैंड है जो हम लोग कल्टीवेशन यानी कि हम खेती में उसका यूज नहीं कर सकते। तो हमने इसमें बात करी थी कौन सी है, एक तो बैरन लैंड्स एंड और सेकेंड इज
नो, इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल देख लो, जैसे रोड्स हो गई है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई है, तो ये सारे सारे कौन से हैं, नॉन एग्रीकल्चर पर्पस से जो लैंड हमारे यहाँ पे है। तो अब ये चीजें हैं, जैसे रोड बनी हुई, बिल्डिंग बनी हुई, उन पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हमने कहा बहुत सारे जैसे रेलवे स्टेशन बने, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ पार्ट है तो वो आखिर में लैंड ही है, लेकिन हम उसको कल्टीवेशन में यूज नहीं कर सकते। चीजें समझ में आ रही है ना? बैरन लैंड्स क्या होती है? क्या होती है बैरन लैंड्स? बैरन लैंड्स मींस बंजर जमीन, जिसपे कभी भी कोई भी कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। चाहे कितने एफर्ट्स डालो, कितनी अच्छी क्वालिटी के बीज आप उसमें डालो, खूब सारी खाद डालो, खूब पानी पिलाओ, तो भी वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। ठीक है। फिर हमने कहा वेस्टलैंड जो है, बहुत लंबे टाइम से जो ऐसी एरिया है जहां पे खाली प्लॉट्स पड़े हैं, खाली जमीनें पड़ी हुई है, जो अब जो है एक तरह से बंजर जमीन में हमने उनको काउंटर करना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें से हमने फेलो लैंड्स को अलग हटा दिया है। अदर अनकल्टिवेटेड में जैसे कि बहुत लंबे टाइम से पास्चर लैंड है। पास्चर लैंड क्या होते हैं? जहां पे कैटल्स वगैरह जो ग्रेस करते हैं वो पास्चर लैंड होते हैं। हमने क्या है उस एरिया को फिक्स कर रखा है कि कोई यहाँ पे खेती वेती नहीं करेगा, ये पास्चर लैंड से, ग्रेजिंग लैंड से, यहाँ पे सिर्फ कैटल्स के लिए हम लोग चारा वारा ही करेंगे। ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या थी? फेलोलैंड्स जो है, फेलोलैंड्स क्या होती है? बताया था मैंने कल, तीनों चीजों में अंतर। फेलोलैंड्स, वेस्टलैंड और बैरन लैंड्स, इन तीनों में अंतर बताया था। क्या है भैया? फेलोलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है करंट फेलो। इसको देखो, ऐसा नहीं कहती मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली कोई 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कहीं से भी कोई क्वेश्चन फेलोलैंड्स क्या होते हैं, बैरन लैंड्स क्या होते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हमने, तो हमें पता होनी चाहिए सारी सारी चीज। ठीक है। फिर दूसरी है अदर देन फेलोलैंड्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है भैया? इसमें ये फर्क है कि आपने जो लास्ट एग्रीकल्चर ईयर था ना, उसमें आपने क्रॉपिंग की, हो सकता है खारीफ क्रॉप उगाई होगी, आपने राबी क्रॉप उगाई होगी, बट अभी इस वाले एग्रीकल्चर ईयर में आपने नहीं क्रॉपिंग करी है। हो सकता है, देखो रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे, कि भाई पिछले साल तो किसान के पास पैसे थे, वो बीज बीज ले आया, उसने वहां पे क्रॉपिंग कर ली, बट उसके पास अभी इस बार पैसा नहीं है, तो इस वाली एग्रीकल्चर ईयर में वो क्रॉपिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट ईयर जब उसके पास फिर से पैसा आएगा, वो फिर से वहां पे क्रॉपिंग करेगा। क्लियर है? अदर देन फेलोलैंड, मान लो कि यहाँ पे जो है एक मतलब एक से ज्यादा, यानी कि 2 से 5 साल तक ऐसे एरियाज जहां पे अभी कोई भी नो कल्टीवेशन, मतलब वहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, बट हमने इसको बैरन लैंड नहीं कहा है। अगर आप इसमें एफर्ट डालोगे, आप इसमें जो है कोशिश करोगे कल्टीवेशन की, तो वहां पे क्रॉपिंग हो सकती है। क्लियर है? फटाफट। तुम्हारे पास रजिस्टर नोट्स कुछ भी नहीं है? तो यहाँ पे कुछ चीजें होती है तो उनको ही आप नोट डाउन कर लो। रजिस्टर तो है ना अपने पास, तो उसको यूटिलाइज करो ना। उसको किस लिए है? अगले साल तक बचा के रखने। ठीक है। ये चीजें हमारी हो गई थी। अब मान लो 5 से भी ज्यादा साल का टाइम हो गया, मतलब आपने 5 साल तक वहां पे क्रॉपिंग नहीं करी है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाएगी? कल्चरेबल वेस्टलैंड्स में। यहां तक पूरी स्टोरी क्लियर है क्या? अभी किसी को डाउट है तो हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। ये पूरी चीजें समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा है जिसको यहां तक, क्योंकि नेट जोन एरिया तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार और आपको समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक सब समझ में आ गया? फेलोलैंड्स पता चल गए, वेस्टलैंड्स पता चल गए हमें। ठीक है। अब आ जाओ, हमारा लास्ट पॉइंट है जो है हमारा नेट जोन एरिया। अब देखो नेट जोन एरिया क्या कहता है। नेट जोन एरिया का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया, इतनी जमीन जिसमें हम हर साल खेती करते हैं, मतलब हर साल में एक बार तो उसपे क्रॉपिंग होती ही होती है, इसमें कल्टीवेशन होता ही होता है। जैसे हमने कहा हम इसके अंदर हमने कहा, आपने पढ़ रखा है, खारीफ क्रॉप्स होती है, राबी क्रॉप्स होती है,
और कहीं कहीं पे जेड भी होती है। क्लियर है? तीन तरह का क्रॉपिंग पैटर्न चलता है हमारे यहाँ पे। हमने कहा खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो मॉनसून क्रॉप है, जो रेनी क्रॉप्स है। राबी क्रॉप्स कौन सी है? और इसी तरह जेड कौन सी है? अब देखो क्या है, एक साल के अंदर आप ये तीन तरह की जो है क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हो। समझ में आ रही है? अब मान लो कि यहाँ पे मैंने कहा किसी आदमी के पास में जो है इतना बड़ा ये एरिया है, क्या है, ये लैंड है उसके पास में, जो आप मान लो कि उसके पास मान लो 5 बीघा जमीन है, ठीक है, उसे 5 बीघा उसके पास जमीन है। अब उसने क्या कर रखा है, इस 5 बीघा जमीन के अंदर उसने कुछ जो है इस तरीके से पैटर्न, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हो, एक ही टाइम में बहुत सारी क्रॉप्स एक साथ उगा सकते हो। अब इसने क्या कर रखा है, जो आधा हिस्सा है इसका, या हम मान लेते हैं अराउंड 3 बीघा जो है ना, उसने तो इसने क्या कर रखा है, इसके पास में वेल भी है प्लस इसने बोरिंग भी करा रखी है, ठीक है, बोरवेल्स जो बोलते हैं ना हम लोग, वो भी इसने करा रखी है। और ये जो बच रहा है इसके पास में 2 बीघा, ये वाले में जो पानी अगर सिर्फ बारिश होती है तभी उसके अंदर पानी आएगा। अब इसने कहा जब खरीफ क्रॉप का टाइम आया, ये वाला टाइम, तो उस टाइम में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो उसने क्या करा, इस पूरे 5 बीघा के अंदर क्या करा है, इसने कल्टीवेशन करा है, यानी कि क्या करा है, सोइंग सीड्स, इसने बीज बो दिए और इसकी क्रॉप आ गई अच्छी खासी, बेच दिए, पैसे वैसे ले लिए। अब हमने कहा ये क्रॉप तो चलो अच्छी तरह निकल गई, 5 की 5 बीघा में इसने कर ली, तो यानी कि साल का एक टाइम ऐसा आया, एक क्रॉप ऐसी आई जिसमें इसने क्या करा कि 5 बीघा के अंदर पूरे में उसने फसलें उगा दी थी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, नेट सोन एरिया। ये यहाँ पे जो जिसमें पूरा 5 बीघा यूज हुआ है ना, वो हो गया नेट सोन एरिया। अब एक दूसरा एक और वर्ड था उसमें, क्या था वो, कल तो पढ़ाया है यार, ग्रॉस क्रॉप। उसमें क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड ऐसा एरिया जिसके अंदर एक एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर जिसमें राबी क्रॉप से लेकर आप वापस खरीफ क्रॉप तक जाते हो, इस वाली में मतलब पूरी खरीफ क्रॉप से लेकर वापस खरीफ क्रॉप तक का जो सीजन है ना, वो पूरा एक एग्रीकल्चर ईयर होता है। उसके अंदर आप तीन तरह की क्रॉप्स उगा सकते हो, खरीफ उगा सकते हो आप, उसके अंदर राबी उगा सकते हो आप, उसके अंदर जैद उगा सकते हो। तो मान लो एटलीस्ट वो दो ही उगा रहा है, मान लो कि ये वाली क्रॉप है और ये वाली क्रॉप वो कल्टीवेट कर रहा है इस एरिया में, तो जब तक बारिश हुई तब 5 की 5 बीघा में कल्टीवेशन हो गया। बट अब उसके पास में सिर्फ ये एरिया ऐसा है जहां पे उसके पास में वेल्स भी हैं और उसके पास में बोरवेल भी है, तो यानी पानी अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है। तो उसने क्या करा, राबी क्रॉप के लिए उसने क्या है, सिर्फ 3 बीघा पे क्या करा है, क्रॉपिंग करी है। समझ में आई बात? अब देखो क्या है, अब अगर मैं ये पूरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालती हूं ना, तो अगर हमने कहा कि नेट सोन एरिया कितना हुआ, वो तो हो गया हमारे पास में 5 बीघा, जिसमें कम से कम साल में एक बार खेती हो रही है, ठीक है। अब हमने कहा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो होता है जिसके अंदर पूरे साल के अंदर एक से ज्यादा बार जो है उसमें खेती हो रही है। चीजें समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है दोनों का? नेट सोन एरिया कम से कम एक क्रॉप वहां पे कल्टीवेट हो रही है, नेट और ग्रॉस क्रॉप जो है उसके अंदर एक से ज्यादा बार जो है खेती की जा रही है। पॉइंट समझ में आया? ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन तो 1 मार्क की आगे रह जाती है, बट ये 1 मार्क आगे लग के, ये क्वेश्चन आगे लग के पीछे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ के इसको हम 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्लियर है? क्या अभी भी नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में कोई डाउट है बच्चा? क्लियर है? अगर लगता है तो पीछे आप ये इस तरीके से चीजें बना के भी आप अपने जो नोट्स के पीछे अपने प्लेस दे रखी है, स्पेस दे रखा है, उसके अंदर आप लिख सकते हो, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। वैसे तो अपन है ही साथ भर साथ में, नहीं समझ में आएगा तो वापस बता देंगे, ठीक है। चलो, ये क्या खुल गया?
तो देखो भाई, ये वाला सीन हमारा पूरा क्लियर है, ये हमने अच्छे से समझ लिया लैंड यूटिलाइजेशन। मुझे लग रहा है कि अब आपको कोई यहाँ पे डाउट होगा ही नहीं बेटा। ये जो हमने कहा ये ट्री क्रॉप्स वाला है, जो झाड़ियां उग जाती है कांटे वाली, जो कि हमारे किसी यूज की नहीं होती है, वो हमने इस एरिया को भी हमने किसमें अदर अनकल्टिवेटेड में लिया है। कल्चरेबल जो वेस्टलैंड है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, जो 5 साल से ज्यादा टाइम हो जाता है बट आप वहां खेती नहीं कर रहे हो, तो वो कल्चरेबल क्या बन जाता है हमारा, वेस्टलैंड। फेलोलैंड्स मैंने अच्छे से समझा दिया। अब देखो क्या है इंडिया के अंदर, अभी हमने बात करा पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके का जो है पूरा ये सिस्टम होता है। अब हम लोग चीजें क्या समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है, या हमने कहा लैंड यूज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं कि लैंड यूज का, तो उसमें हम लोग चीजें क्या देखेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करेगी वहां पे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है। तो फर्स्ट चीज हमेशा ध्यान रखना, टॉपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी खेती करनी है तो मैंने कहा पहाड़ है तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा क्रॉपिंग करना। हमने कहा प्लेट्यूज है, वहां पे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो हमने कहा हार्ड जो है सरफेस होती है, उसकी डिगिंग करना मुश्किल होता है। फिर हमने कहा कि जो ऐसा मार्शी एरिया है वहां पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्लेन्स में हमारे लिए इजी होता है। तो हमने क्या कहा, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, जिसमें टोपोग्राफी होती है, रेलिफ फीचर मतलब कैसा शेप है, वैसे जिसमें हमने देखा उबड़ खाबड़ जमीन है या प्लेन जमीन है। अब देखो प्लेन जमीन होगी तो आप उसमें सारे जैसे कि हल चलाना है, आपने ट्रैक्टर्स चलाना, वो इजी चला पाओगे। बट यहीं पे ये माउंटेनियस एरिया है तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा ना क्रॉपिंग, जिसमें हम पैटर्न यूज करते हैं, जैसे टेरेस फार्मिंग यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे हम लोग, लेकिन इजी कहाँ रहेगा, प्लेन्स वाले एरिया में रहेगा। तो टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लाइमेट, अब देखो डेजर्ट वाला एरिया है जहां पे बारिश बहुत ही कम होती है, तो उस एरिया में थोड़ा सा जो है हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए ये थोड़ा सा खराब वो रहेगा फैक्टर। गर्मी लगती है, हाँ गर्मी लगती है, ठीक है, ये चीजें हो गई। तीसरी चीज हमने कहा सॉइल टाइप। भैया सॉइल किस तरह के, अभी पढ़ोगे आप इसमें, एल्यूवियल सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल होती है, जो हमने कहा रेड एंड ब्लैक सॉइल होती है इसके अंदर। ये सारी सॉइल्स आप पढ़ोगे कि सॉइल का टाइप कैसा है, क्योंकि वो सॉइल के टाइप में हमें पता चलता है उसके अंदर कितने मिनरल्स है और उसमें कितना कल्टिवेशन हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर्स है, अब ये तो है फिजिकल फैक्टर्स या नेचुरल फैक्टर्स आप मानोगे। ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखो, हमने क्या देखा, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। अब इसका इसका क्या कनेक्शन है लैंड यूज, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उन्होंने ज्यादा लैंड का यूज किसमें किया है, घर बनाने में कर लिया। स्कूल्स वहां ज्यादा चाहिए, मेडिकल सर्विसेज वहां ज्यादा चाहिए, आपको हर चीज वहां पे लैंड यूज जो है इस तरीके से ज्यादा हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर के लिए हमें कम वो मिलेगी, ठीक है। फिर हमने कहा टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी, अब उस एरिया में टेक्नोलॉजी कितनी है, क्या वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी लैंड को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, या अभी भी पुराने तरीके से ही खेती की जा रही है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टेक्नोलॉजिकली वो कितने अपग्रेड हुए हैं वो चीज हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हमने देखा कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन जो हम लोग इसमें देखेंगे कि भैया किस तरीके की वहां का सिचुएशन है। जैसे वहां पे जो हमने देखा कि किस तरह के, मतलब कई जगह हैं जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा किया जाता है, कई जगह ऐसी है जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो उस तरह के वहां का कल्चर और ट्रेडिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो जैसे हम यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द जो हमारी लैंड है वो किसमें यूज हो रही है, वो हमारी हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर। जबकि हम लोग देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, जो हमारी 7 सिस्टर्स वाला पार्ट है, वहां पे हमें केवल बहुत कम ऐसा एरिया मिलेगा जहां एग्रीकल्चर हो सकता है। रीजन क्या है, रिसोर्सेज तो बहुत है हमारे पास में लैंड वहां पे, बट मोस्टली फॉरेस्ट है वहां पे और हिली एरिया है। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, वहां पे जो है कंपैरेटिवली जो हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा के उसके मुकाबले वहां पे कम खेती होगी। 80% जो है वो वहां पे पंजाब यूपी में अगर लैंड यूज हो रही है किसमें, एग्रीकल्चर में, तो वहीं पे अरुणाचल प्रदेश मणिपुर वाला जो एरिया है वहां पे 10% ही यूज में हो रही है। जिसमें अंडमान एक निकोबार वाला एरिया है, तो वो वाले एरिया जो है वहां पे क्या होता है, कम एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। पर ये देखो आप, ये एक दे रखा है, इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ये डेटा दे रखा है हमें कि हमारे जो लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया के अंदर। आपको सबको इजीली यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। इस हम लोग इस पाई चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अब देखो क्या है, इसमें जो है कैटेगरीज दे रखी है ईयर वाइज। कैसे, हम लोग जब इसमें देख रहे हैं, एक हमें जो रिपोर्ट दिख रही है वो कब की दिख रही है, 1960 से लेकर 61, और एक हमें दिख रही है 2014 से लेकर
15। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या चेंजेस आए ये हम कंपेयर करेंगे अब इसमें। क्या हमने जैसे पहले हमारा लैंड यूज पैटर्न था उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले हमें 2014-15 में। इससे क्या आप आइडिया लगा पाओगे कि भाई मतलब जो लैंड, देखो एक चीज ध्यान रखना, लैंड हमेशा फिक्स्ड है, वो कभी बढ़ नहीं सकती है। एक फिनिट जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फिक्स है, वो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बस हाँ यूज बदल देते हैं। पहले जहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करते थे लोगों ने उनको काट काट के करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप उसको कहीं और यूज कर सकते हो बट उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, वो क्या है, फॉरेस्ट है। ये वाला, ये क्या है, फॉरेस्ट है। हमने कहा ये रेड वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये तो हो गया हमारे फॉरेस्ट। ये हमने कहा जो बैरन लैंड्स है, वेस्टलैंड्स है, वो वाला एरिया हो गया इसमें। फिर हमने कहा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ये नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाले कौन से होंगे, हाउसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब कुछ जो है, ठीक है, ये हमारे हो गए नॉन एग्रीकल्चर। ये वाला जो पार्ट है ये हमने कहा ये कौन सा है, ये पास्चर लैंड्स है। फिर हमने कहा ये जो 1.50 वाला एरिया है, ये जहां पे हमने कहा जो ग्रूव्स वगैरह उग जाती है, झाड़ियां वगैरह उग गई है, वो वाला सारा एरिया है। जो हमने कहा ये वाला एरिया कौन सा है, जहां पे ग्रूव्स वगैरह है, झाड़ियां वगैरह हमें देखने को मिल रही है, ये एरिया हो गया। फिर उसके बाद में 6.23 वाला जो है कल्चरेबल वेस्टलैंड्स है। क्या होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड्स बेटा, समझ में नहीं आया, तेज बोलो। पांच से ज्यादा साल के लिए जब हम किसी एरिया को हम छोड़ देते हैं, वहां पे क्रॉपिंग नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, कल्चरेबल फैलोलैंड, जो सॉरी वेस्टलैंड्स में। ठीक है, फिर हमने कहा आगे की तरफ हम लोग गए, ये वाला हिस्सा क्या है, फैलोलैंड्स। करंट फैलो नहीं है ये कौन सी है, अदर देन फैलोलैंड, यानी कि 2 से 5 साल वाली, मतलब 1 साल से ज्यादा वाली। ठीक है, फिर हमने कहा आगे हम लोग गए तो ये करंट फैलो है, जिसमें हमने इस साल तो खेती कर ली बट जो आगे आने वाला साल है उसके लिए हमने छोड़ दिया है, ये हमारी हो गई फैलोलैंड्स। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा नेट जोन एरिया। क्या होता है नेट जोन एरिया, एक साथ बोलो, जिसमें एटलीस्ट एक साल में एक क्रॉप तो कल्टीवेट होती ही होती है। क्लियर है, यानी खारिफ क्रॉप्स तो होती है जब बारिश होती है वहां पे। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि 18.11 जो है फॉरेस्ट का है, यहाँ पे जब आप गए तो यानी कि यहाँ पे जो है पहले 18.11% हमारे पास में फॉरेस्ट थे, लेकिन हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट बढ़ गए। अच्छी बात है ये तो, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हमने कहा पोल्यूट हो रहा है, तो फॉरेस्ट का बढ़ना एक अच्छा सिग्निफिकेंस है। बट ये अभी भी हम पॉजिटिव उसमें नहीं आए, क्योंकि हमारी जो 1952 की पॉलिसी है ना, जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके अंदर साफ लिखा है कि हमारे यहाँ पे कम से कम 33% जो क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। चलो मान गए 33 होने चाहिए, लेकिन पहले से बदलाव आ रहे हैं, तो यानी कि अब धीरे धीरे हो सकता है आगे और भी अच्छा हो सके हमारे साथ। फिर हम लोग आगे गए तो पहले जहां पे बैरन लैंड्स कितनी हुआ करती थी, 12.01% हुआ करती थी, अब वो कितनी है, 5.5%। यानी कि हमने जो हमारी बंजर जमीनें थी, अब उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने उनको यूटिलाइज करने। देखो उसमें क्रॉपिंग नहीं हो रही है बट और चीजें भी करनी स्टार्ट कर दी, हो सकता है हमने कोई इंडस्ट्रीज लगा ली हो, हमने घरों के लिए यूज करना स्टार्ट किया, कुछ भी चीजें हो सकती है। फिर हमने कहा 4.95 थे नॉन एग्रीकल्चर, जो हमने पर्पसेस के लिए जो यूज कर रहे थे, वो 4.9 से पढ़ के हमारे पास में क्या हो गई है, 8.7। अब ये ऐसा नहीं है कि हमने जो है ये ज्यादा बढ़ने का कारण हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि भैया हो सकता है वो वेस्टलैंड और बैरन लैंड ज्यादा बढ़ी, नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो एरियाज थे जिसमें हमने कहा कि आपने क्या कहा, वहां पे ग्रूव्स वगैरह हो गई, कुछ भी चीज थी, आपने उनको साफ कराया, वहां पे आपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे और कोई सेटअप आपने कर लिया होगा, तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे बढ़ गई है। फिर उसके बाद में हमने कहा 4.71 हमारे पास पास्चर लैंड थे, ये पास्चर लैंड घट गए हैं, हमारे पास में 3.3% हो गए। इसका मतलब
ग्रेजिंग ग्राउंड्स कम हो गए, इसका मतलब तो कैटल्स भी कम हो गए होंगे। नहीं तो मतलब ऐसे पहले लोगों के पास में क्या करते हैं, लाइव स्टॉक रखा करते थे सब लोग अपने पास में। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, लाइव स्टॉक रखना कम कर दिया। अब इसलिए अब लाइव स्टॉक नहीं रख रहे हैं तो कौन पास्चर लैंड करेगा, तो उन्होंने क्या करना है, उन पास्चर लैंड का किसी और पर्पस में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो कैटल्स वैसे है लेकिन लोगों ने लाइव स्टॉक की तरह उनको रखना कम कर दिया है। आगे हम गए, अब यहाँ पे हमने कहा ये 1.50 और यहाँ पे 1%, ये क्या है हमारे पास में, जो जहाँ पे हमने कहा वो झाड़ियां वाड़ियां उग गई है, कांटे वांटे उगे हुए हैं, वही तो मतलब थोड़ा बहुत ही चेंजेस, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फिर हम लोग आगे गए, कल्चरेबल जो वेस्टलैंड्स है, पहले 6.2 ये थी हमारे पास में 6.23%, ये अब कितनी है 4%, तो ये कम हुई है अभी। फिर हमने कहा जो हमारे पास में ये थी, ये जो करंट अदर देन फेलो लैंड्स जो थी, करंट फेलो लैंड्स, उसमें 3.50 थे और यहाँ पे 3.6 है, तो मिलता जुलता है, कोई फर्क नहीं ज्यादा। यहाँ पे ये जो है फेलो लैंड्स पहले 3.73 थी, अब वो कितने हो गई है 4.9% हो गई है। अब यहाँ पे देखोगे 45.26% नेट सोन एरिया था, अब कितना हो गया 45.5% नेट सोन एरिया है। ठीक है, तो ये देखिए इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन घुमा फिरा के कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने हर चीज का कारण आपको बताती हुई चल रही हूँ कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे पहले 9th की एक चीज रिकॉल करते हैं, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज कितना था अपना 2.4%। 2.4%, आपने क्या बोला था, चीटी, मैंने क्या कहा, नक्कल में अक्कल की बहुत जरूरत है, बिना अक्कल के नक्कल करोगे तो ऐसा ही होएगा। ढूंढ रही थी इसके अंदर तुमने। वेस्टलैंड क्या होते हैं, ऐसे एरियाज जिसपे हमने कुछ ना कुछ डेजर्ट एरियाज भी बना दिए, रोड्स रेलवेज इंडस्ट्रीज जो हमने कहा सब बना दिए, सब वेस्टलैंड है हमारे लिए, कुछ भी चीज नहीं है। ये मैंने अच्छे समझा दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी हमारे। अब देखो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो हमने कहा ये हमारा इंडिया का टोटल 100% एरिया है। ठीक है, ये इंडिया का टोटल 100% एरिया है, तो क्या हम पूरे इस 100% को यूज कर पा रहे हैं क्या, क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसे बोलोगे मुझे समझ में आए, इधर से बोलने लगता है इधर आती हूँ इधर चुप हो जाता है, उधर से कोई बोलता है उधर जाती हूँ चुप हो जाते हैं। क्योंकि हमारे कुछ जो बाउंड्रीज हैं उनको पाकिस्तान चाइना इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उस एरिया को अभी तक हम लोग क्या है पूरी तरह से हम यूज नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान ने जो कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है वो एरिया हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, है हमारी ही लैंड बाउंड्री के अंदर, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चाइना ने भी हमारा कुछ पार्ट जो अभी कर रखा है, तो ये सारे इसकी वजह से हम केवल जो हमारे 100% में से केवल 93% जो एरिया है ना, जो लैंड है उसको ही हम क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब इसमें देखो 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो हमारे बात करें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, आसाम हैज नॉट बीन डन फुली, सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। अब हमने कहा चाइना के एरिया में जो हमारा इंडिया का एरिया है वो उसको हम सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान के पास में जो कश्मीर वाला एरिया उसको हम सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है जिसमें केवल आसाम को छोड़कर बाकी हम उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब ये मैंने कारण बता दिया था आपको पूरा, जब हम वो डिस्कशन कर रहे थे ना उसके अंदर। देखो अब हमने कहा इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि रीजन क्या है कि इंडिया के जो अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे कि हमने कहा अगर हमें एक पंजाब का एग्जांपल दे दिया, एक हमने जो है मिजोरम मणिपुर वाला एरिया दे दिया, तो बोले इनमें हमें नेट जोन एरिया में इतना जो है वेरिएशन देखने को क्यों मिल रहा है?
भाई कहीं पे तो पंजाब में तो हम 80% तक कल्टीवेशन कर रहे हैं, और वहीं पे हम लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स है उनके अंदर हम लोग केवल 10% कर रहे हैं। टोपोग्राफी, पहली चीज टोपोग्राफी है, ठीक है, टोपोग्राफी की वजह से हम यूज नहीं कर पा रहे। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया, हमने कहा ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। हमने कहा 80% तक जो है, हमने कहा कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के अंदर लैंड जो यूज हो रहा है किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज से, बट वहीं पे बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर हम लोग केवल 10% लैंड को यूज कर पा रहे हैं। फॉरेस्ट है वहां पे बहुत ज्यादा, जो इसकी वजह से क्या है, टोपोग्राफिक जो वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से हमें यहाँ पे नेट जोन एरिया में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? दे दोगे इसका रीजन अच्छे से? मैंने आपको एक बताई थी, हमारे यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, बट अभी भी हम पीछे हैं, अभी हम उस पहुंचे नहीं है, हमारे जो हमारा गोल होना चाहिए था 33% हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट होना चाहिए था। हालांकि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम 33% तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छी नींद आ रही है? तो लोरी सुना रही हूँ मैं यहाँ, इधर बैठो, ये सीटी प्रॉब्लमेटिक है। चलो हो गया ये काम, यहां तक का पूरा समझ में आ गया? हमने लैंड रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्स हमारे लिए लैंड है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि विदाउट लैंड जो है हम लोग और कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे हमने कहा और अदर एक्टिविटीज हो, सबके लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सेकेंड थिंग इज वो एक फिनिटेड रिसोर्स है हमारे पास में, जिसमें एक लिमिटेड एरिया है हमारे पास में, तो इसलिए ऐसी जगह को हमें बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ वो एक्सपेंड नहीं होगा, वो रिसोर्स जो है हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमें बचाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या है, हमारा ये रिसोर्स जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसके हमने अब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसको एक ऐसे ही मान लिया कि गॉड ने फ्री में दी है हमने चीज, तो हमने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो इसलिए आज हमें जरूरत पड़ी है कि हम लोग इसके कंजर्वेशन की तरफ बात करें। पहला पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है बच्चा? कारण मत बताओ, पहले क्या होता है ये बताओ। ठीक है, क्या लैंड और सॉइल दोनों चीजें एक है क्या? क्या फर्क है? लैंड जमीन है, सॉइल मिट्टी है? नहीं, मैं कह रही हूँ लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है? एक लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे, सॉइल एज ए रिसोर्स हम पढ़ेंगे, बताओ है? सॉइल जो हमारी लैंड के ऊपर टॉप वो है ना, वो है हमारी सॉइल, और उसके अंदर जो है वो है हमारी लैंड रिसोर्स, ठीक है। अब आगे की तरफ चलो, लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है बच्चों? क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन हो गया, वेरी गुड। और ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ओवर इरिगेशन, वेरी गुड। और वाटर लॉगिंग हो सकता है, और ये दोनों वापस पास में कैसे बैठी? नहीं, तुम्हारे बीच में मैंने कल किसी को बैठाया था, तुम ही थी ना गरिमा?
डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को सबको अलग अलग रखा जाए। गरिमा नेक्स्ट क्लास में आपको बैठना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, टाइम क्या हुआ है? तो ये वाला कल करेंगे अपन। पेयर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो?